साल था 2007 और एक ऐसा गेम रिलीज होता है जिसे किसी ने उम्मीद नहीं किया था। Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. पीपल वर अमेज्ड ऑफ दैट North गेम्स Koreans ग्राफिक are एंड hiding टेक्सचर क्वालिटी। something. As soon as you secure लोग the हैरान थे area, उसके सिस्टम move out to स्पेसिफिकेशन को investigate. लेकर। हाँ, वो था अपने समय का बहुत डिमांडिंग गेम, पर उसके ग्राफिक्स, उसके टेसेलेशन क्वालिटी, उसकी पॉलीगन काउंट, इट वाज वेरी नाइस। दैट गेम वाज स्टनिंगली ब्यूटीफुल and that game was none other than Crysis, which has given the GPU manufacturers their nightmare। और ऐसा एक ही गेम नहीं है। Forza Horizon 3, GTA 5, Far Cry 3, Just Cause 3 and Call of Duty सीरीज, ये सारे गेम्स अपने टाइम के लीडिंग गेम्स थे। पर इनकी बात आजकल लोग वापस क्यों कर रहे हैं? जो अभी गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और खासकर पीसी गेमिंग इंडस्ट्री से, उन्हें इस बात का ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आजकल के गेम्स इतने अनऑप्टिमाइज्ड क्यों हैं? पर आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि गेम्स तो टाइम के साथ डिमांडिंग होते ही जाएंगे ना, क्योंकि इट्स अ ग्रोथ। भाई, ग्रोथ में चीज़ें डिमांडिंग होती हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। जिन गेम्स का नाम मैंने पहले लिया वो गेम डिमांडिंग ज़रूर थे, पर वो उस रिसोर्स के लायक थे। अभी के गेम्स की रिक्वायरमेंट आसमान छू रही है। RTX 4070 जैसा GPU एक नॉर्म बन चुका है, पर इतनी डिमांडिंग रिसोर्स के बदले हमें मिलता क्या है? ब्लरी सी ग्राफिक्स, अनऑप्टिमाइज्ड गेम और फेक फ्रेम्स जिसे हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे। और सिर्फ ये एक या दो गेम्स में नहीं है, ऑलमोस्ट जितने भी गेम्स अभी जो रिलीज हुए हैं वो सारे गेम्स अनऑप्टिमाइज्ड हैं। क्रिम्सन डेजर्ट, बॉर्डरलैंड 4, प्रेगमाटा, सिटीज ऑफ स्काईलाइन, ऐसे गेम्स जिन्हें चलाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 16 to 32 GB ऑफ रैम, 8 to 16 GB ऑफ VRAM GPU एंड ऑलमोस्ट 50 से 55 हज़ार का एक CPU। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं तभी आप इन स्टोरी मोड गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां रैम और GPU दोनों के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। तो इसका कारण क्या? डेवलपर्स काम नहीं करना चाहते, या उन्हें पे आउट अच्छा नहीं मिल रहा, या इन बड़ी कंपनीज के पास और कुछ ग्रोथ करने के लिए बचा नहीं है कि ये सिर्फ एक सड़ा सा टॉपिक लेके फ्रेम जनरेशन एंड DLSS। बट द रीजन इज नीदर ऑफ देम। बट द रियल रीजन इज गेम्स आर लूजिंग देयर आइडेंटिटीज। जितने भी गेम मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हम कैसे करके ग्राफिक्स को एटमोस्ट लेके जा पाएँ, अपने फुल पोटेंशियल पे लेके जा पाएँ, पर दे आर रॉन्ग। इसे सिर्फ एक इंडी गेम वाला ही समझ सकता है कि गेम्स में असली इशू क्या हो रहा है। गेम्स धीरे धीरे अपना जो मेन मोटिव था फन गेम प्ले, इंजॉइंग एंड अ स्मूथ ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस, वो लूज करते जा रहे हैं। वो धीरे धीरे एक ऐसे प्रॉफिट के जाल में फंसते जा रहे हैं जिन्हें प्लेयर्स को दिखाया तो कुछ और जाता है लेकिन असलियत में कुछ और होता है। ट्रेलर्स पे तो गेम को बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, पर रियलिटी ये है कि गेम्स जब रिलीज होते हैं तब वो काफ़ी अनऑप्टिमाइज्ड एंड काफ़ी अनएफिशिएंट होते हैं कि वो एक प्रॉपर रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ। रिसेंटली का रिलीज हुआ एक गेम बॉर्डरलैंड 4, जिसे हम सब जानते हैं, वो एक ऐसा गेम था जिसे इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट GPU कहने वाला RTX 5090 उसे भी घुटना टेकने पड़ गए थे, क्योंकि वो गेम इतना ज़्यादा अनऑप्टिमाइज था कि वो गेम 60 FPS भी मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जा रहा था। पर ऐसा हुआ क्या कि गेम्स इतने ज़्यादा चेंज हो गए कि जो पहले के गेम्स थे वो रिसोर्स भी उतना ही लेते थे, पर आउटपुट उनका बहुत अच्छा होता था। पर अभी के गेम्स में वो रिसोर्स तो उतना ही लेंगे, आई थिंक पहले से भी ज़्यादा लेते हैं, पर वो रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो कि गेम और गेम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और ये गेम्स मोस्टली एक स्क्रैपी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जो कि है फ्रेम जेन। एक ये उल्लू बनाने का तरीका है प्लेयर्स को, जिसमें दिखाया जाता है कि फ्रेम्स 2 to 4 टाइम्स अपग्रेड हो चुके हैं। मीन्स कि गेम में जो ओरिजिनल फ्रेम है वो 60 आ रहे हैं, तो आफ्टर 2 टाइम्स उस गेम में 120 FPS आने लग जाएंगे। पर दैट्स नॉट होल रियलिटी। फ्रेम जनरेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके गेम के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके एक एक्स्ट्रा फ्रेम बना देता है 2 फ्रेम के बीच में। जस्ट लाइक कि मेरे पास एक फ़ोटो है और ये फ़ोटो मैं राइट मूव करने वाला हूँ, तो मेरा GPU प्रिडिक्ट करेगा कि ये राइट मूव होने वाला है, तो ऑलरेडी उस राइट पोजीशन की फ़ोटो ऑलरेडी जनरेट करके रख दे। पर कंट्रोल आप उसी फ्रेम को कर सकते हैं जो आपकी GPU नेटिवली आउटपुट कर रहा है, जिससे आपको गेम तो स्मूथ लगेगा, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। इससे आपका गेम बहुत ही ज़्यादा ब्लरी लगेगा और वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा जो एक्सपीरियंस वो नेटिव FPS पे दे पा रहा था। एंड द ओनली कल्प्रिट इज नॉट ओनली द फ्रेम जनरेशन एंड DLSS गिवन बाय द NVIDIA, एंड देयर इज अनदर नेम ऑफ कल्प्रिट, Unreal Engine।
हाँ, ये वही अनरियल इंजन है जिसको आपने कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा। वेल इट्स प्लेइंग योर पबजी एंड BGMI, और इसके कई सारे वर्जन्स हैं, अनरियल इंजन 3, अनरियल इंजन 4 एंड अनरियल इंजन 5, एंड अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ अनरियल इंजन 5.5। क्योंकि ये इंजन्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं कि हर कोई गेम जो डेवलप करना चाहता है वो सीधा इस इंजन पे बैठेगा और गेम बना के ख़त्म कर देगा। क्योंकि एक कॉमन इंजन होने के कारण इस पे ऑप्टिमाइज करना बहुत ही हार्ड हो जाता है गेम्स को। पर इन गेम्स कंपनी को क्या मतलब, इन्हें तो सिर्फ पैसा छापना है। ऐसा नहीं है कि गेम इंजन्स बनाने का ट्राई नहीं किया गया, इनफैक्ट हमारे पास एक अलग खुद का गेम इंजन है बाय आवर बिलीवेड नन अदर देन रॉकस्टार गेम्स, और उसके इंजन का नाम है रेज इंजन। और वो GTA 4 से लेकर अभी तक जितने भी गेम्स बने आए हैं वो इनफैक्ट RDR2 एंड RDR, वो सारे गेम्स बने हैं रेज इंजन पे, एंड नन ऑफ देम वर अनऑप्टिमाइज्ड एंड कॉल्ड अनऑप्टिमाइज्ड, दे वर द लीडिंग गेम्स ऑफ दिस एरा। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप PC गेमर हैं या PC गेम्स खेलते हैं तो प्लीज़ अगर आप गेम बाय कर रहे हैं या उससे पहले उस गेम का रिव्यू ज़रूर देना, और उस गेम का रिव्यू देते समय हमेशा ये माइंड पे रखना कि मुझे किसी यूट्यूबर की बात पे नहीं आना है, मुझे किसी इन्फ्लुएंसर की बात पे नहीं आना है, मैं हमेशा अपना खुद का रिव्यू देने वाला हूँ कि ये गेम मुझे कैसा लगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या ऐड करना है नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं ऐड कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।